हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज हम देखेंगे हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, हमारा दूसरा है। सेमेस्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। सोल, एनसी वेब, ड्यू सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पीपीटी की पूरी पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एकलव्य स्नातक 1। वहाँ पे आपको पूरी तरह से पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ताकि आप रिवीजन कर सकें। आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा आपका। तो इस तरह से आप 75 नंबर का पूरा आपका पेपर हो जाएगा और 25 नंबर आपके जो है इंटरनल के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला सबसे हमारा जो क्वेश्चन है वही देखिए, बिल्कुल बना के लिखने वाला क्वेश्चन है। एक तरह से मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से लिखना है। जो हमारा भारत है उसके संदर्भ में हमें बताना है कि यहाँ की कला और वास्तुकला के संदर्भ में हम धरोहर शब्द को कैसे बता सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भारत की कला के बारे में और वास्तुकला के बारे में बताओ। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप थोड़ा बहुत बताएंगे भाई कला वगैरह होती क्या है और वास्तुकला हमारी क्या है। पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका दे देंगे। तो हम इसमें बताएंगे भाई कलाएं जो होती है हमारी 2 प्रकार की है, ठीक है। एक होती है हमारी दृश्य कला, एक हो जाती है हमारी प्रदर्शन कला। इस तरह से हमें 2 पार्ट में डिवाइड करनी होती है। दृश्य कला भाई जो हम देख के चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे कोई भी चीज़ जो हम देख सकते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे प्रदर्शन कला में जिनका हम प्रदर्शन करते हैं, जैसे हम नाटक वगैरह है, ये हमारी कलाएं हैं, ठीक है। अब नाटक वगैरह जो है प्रदर्शन कला में आते हैं, लेकिन इन प्रदर्शन कलाओं को हम पहले ज़माने में, अब जो प्रदर्शन कलाएं नाटक वगैरह बने हैं वो हम देख थोड़ी सकते हैं, लेकिन दृश्य मतलब उनका प्रदर्शन थोड़ी हो सकता है। अब पहले ज़माने में किसी ने कोई नाटक किया है, उस समय हम देख थोड़ी सकते हैं। तो इस तरह से इस 2 पार्ट में बांट तो दिया है, लेकिन हम दृश्य कला के हिसाब से सब कुछ देखते हैं। तो मतलब इसमें बस आपको ये बताना है कि दृश्य कला, प्रदर्शन कला, इस तरह से 2-3 पार्ट होते हैं। कला के कला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद में जो आपका मेन आंसर शुरू होता है भारत के संदर्भ में, तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ें लिखनी है। तो इसके अंदर आपको लिखना है सबसे पहले हड़प्पा काल से। आप अगर कभी भारत के संदर्भ में कोई सी भी चीज़ आती है तो आप हड़प्पा काल से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे भारत का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हड़प्पा काल से ही शुरू होगा। आपको पता होगा जब आपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना शुरू किया था, आपको स्रोत के बाद में जो चैप्टर पढ़ाया गया था सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही पढ़ाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे वेदों के बारे में और फिर गुप्त, बौद्ध, ये सारे मतलब काल वगैरह इस तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं वहाँ पे हड़प्पा का सबसे पहले आएगा। तो हड़प्पा के संदर्भ में आपको आंसर देना है कि सबसे पहले हड़प्पा में हम देखते हैं वहाँ पे जो भी एक कला और वास्तुकला हमारी बहुत निखर के आई थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मूर्तियाँ हमें मिली हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं मनके मिले हैं। तो ये सारी क्या है भाई, कला और वास्तुकला, ये सब तो दिख रहा है। वहाँ पे स्नानागार मिले हैं हमें इतने अच्छे से, और वहाँ पे बहुत सारी हमें मतलब ऐसी चीज़ें दिख रखी है ना जिनसे हमें कला और वास्तुकला का पता चलता है। तो वो हमारी सारी चीज़ें, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा हमारा हड़प्पा के बारे में बताना है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो 6ठी शताब्दी के टाइम पे हमारा जो काल है, जहाँ पे मूर्ति या हम कहें मंदिरों का विशेष रूप से हमारे सामने चीज़ें आती है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हमारा बौद्ध धर्म वगैरह आए थे, ये सारी चीज़ें हुई थी, गुप्त काल, आर्य काल, ये सारे काल में हमारा क्या, मंदिरों का बहुत ज़्यादा विस्तार वगैरह हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे हमारे मंदिर बहुत ज़्यादा बने हैं, ठीक है। कौन से काल में, हमारे एक आर्य काल में बने हैं, जब आर्य लोग आए थे हमारे यहाँ पे, शक भी आए हैं, बहुत सारे कुषाण आए हैं, इस तरह से अलग अलग लोग आए। तो ये सब क्या थे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू राजा थे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, मंदिर वगैरह का निर्माण कराया था, ठीक है। तो इनके टाइम पे हमारे मंदिर बिल्कुल चरम पे थे, बिल्कुल अच्छी अच्छी शैलियाँ बन रही थी, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर निखर के आए सामने। तो उसमें भी क्या है, हमें कला और वास्तुकला का पता चलता है। इसी तरह समय आगे बीतता गया। उसके बाद इन सबको हटा के दिल्ली सल्तनत का भी हमारे पास समय आया था। उस समय में भी क्या है, कला और वास्तुकला का विकास हुआ है। हमारे जो चीज़ें हैं वो बदली हैं, स्वरूप बदला है। वो बाहर से आए थे वो लोग, तो उन्होंने भी भाई अपनी संस्कृति, अपनी कला जो है यहाँ पे डाली, एक अलग कला निखर के आई थी। दिल्ली सल्तनत के समय में आप कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का जिक्र कर सकते हैं, इसमें कि उन्होंने बनाया था। अब उसके बाद तुगलकाबाद का जो किला है उसका जिक्र कर सकते हैं। इस तरह से आप दिल्ली सल्तनत का बता सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है मुगल का, ठीक है, कि मुगल आए थे इनके बाद, और मुगल ने भी क्या है फिर अपनी कुछ चीज़ें छोड़ के गए हैं। उन्होंने भी भाई आए, अपनी संस्कृति को यहाँ पे फैलाया। अब वो क्या है, हमारी एक धरोहर के रूप में, भारत की धरोहर के रूप में आज हम उन्हें जानते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हड़प्पा से लेके बिल्कुल मुगल तक लेके जानी है। और इससे भी आगे आप करना चाहते हैं
तो आप ब्रिटिश को भी शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, जैसे कि अभी हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि संसद भवन है हमारा, जो ये सारी चीज़ें किसने दी है, हमारे ब्रिटिश ने दी है। संसद भवन है हमारा, और इंडिया गेट है हमारा, आप लोटस टेम्पल बोल सकते हैं दिल्ली का। तो ये सारा क्या है, किसकी देन है, ब्रिटिशों की तो देन है भाई, उन्हीं के टाइम पे तो हुआ है ये सारी चीज़ें, तो ये उनकी देन है। तो यहाँ से आप हड़प्पा से बिल्कुल यहाँ तक ला सकते हैं, और अब यही सारी चीज़ें मिलके हमारी क्या हो गई, भारत की कला एवं वास्तुकला हो गई, और हम इनको एक धरोहर के रूप में संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, हाल में देखे गए ऐतिहासिक स्थल के अध्ययन हेतु विभिन्न परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से क्वेश्चन, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी ऐसा ऐतिहासिक स्थल लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी जो आपको उस समय दिमाग में आ रहा हो, जहाँ पे भी आप लास्ट टाइम घूमने गए हो, आपको कोई यादें रह गई हो, कुछ भी आप ऐसा पढ़ के जाइए यहाँ से, कि ताजमहल के बारे में पढ़ लिया, या फिर कुछ एक दो चीज़ें भी यहाँ से, मतलब घर से इस तरह से आप पढ़ के जाइए। उसी दिन सुबह अगर आप पढ़ लेंगे कुछ ऐतिहासिक स्थल के बारे में, तो वहाँ पे आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। तो इसमें आप कोई भी एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिख सकते हैं वहाँ पे अपने हिसाब से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में देखे गए नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या किसी अन्य संग्रहालय के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, आपको जो हमारा दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय है, म्यूजियम है दिल्ली का, उसके बारे में वर्णन करना है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्तूप के बारे में, कि स्तूप की क्या कला वगैरह थी, उसके लक्षण वगैरह सब स्तूप के बारे में बताना है। चलिए ये शुरू करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें जैसे कि मैंने बताया आपको भी कि दिल्ली की जो हमारा म्यूजियम है, दिल्ली म्यूजियम, उसके बारे में बताना है। तो इसमें भी आपको जो है शुरुआत यहीं से करनी है कि भाई हमारा जो दिल्ली का संग्रहालय है, ये सबसे बड़ा संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला संग्रहालय तो नहीं है, सबसे पहला जो है हमारा कोलकाता में बना था, ठीक है। वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है सबसे बड़े के रूप में देखा जाता है दिल्ली का संग्रहालय। ये सबसे बड़ा संग्रहालय है तो हम जानते ही, इसके साथ साथ इसे राष्ट्रीय संग्रहालय भी बोला गया, ठीक है। नेशनल म्यूजियम भी बोला गया, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है उसी तरह से ये नेशनल म्यूजियम है हमारा, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में भी कहाँ, जनपथ में स्थित है ये बिल्कुल। और ये जो पूरा काम है, इसको पूरा सही से रखने का सारा काम है कौन करता है, कौन से मंत्रालय के हाथ में, तो ये भारत सरकार के जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उनके अधीन आता है ये सारा काम। उसके बाद में आप इसके बारे में बताएंगे कि भाई इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें रखी हैं, कितनी नहीं रखी, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो ब्लूप्रिंट है हमारा 1946 में भारत सरकार द्वारा गठित ग्वालियर समिति द्वारा किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कौन सी समिति के द्वारा, ग्वालियर समिति जो हमारी बनी थी 1946 में, उसने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और उसमें भी कौन थे हमारे, तो उसमें जो वास्तुकार थे हमारे, मतलब जो इसमें डिज़ाइनर थे हमारे, वो थे गणेश, ठीक है, गणेश बीकाजी। अब इनका पूरा नाम याद नहीं रख पाते, लेकिन कम से कम गणेश बीकाजी इतना नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है 1946 में, और उसमें ग्वालियर समिति में, और कौन थे, गणेश से, ठीक है, गणेश बीकाजी, उन्होंने ब्लूप्रिंट पूरा तैयार किया था। इसमें जो हमारे संग्रहालय में चीज़ें रखी हुई हैं वो कम से कम हमारी 20 लाख चीज़ें हैं, जिसमें से जो है ज़्यादातर भारतीय चीज़ है, ठीक है। भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय चीज़ें ही रखी, हमने कोई बाहर की चीज़ें नहीं रखी। लाइन पता है स्पेशली क्यों रखी गई कि ज़्यादातर भारतीय है, क्योंकि आपको शायद पता हो कि नहीं पता हो कि लंदन का एक म्यूज़ियम है, ठीक है, वो वहाँ पे जो म्यूज़ियम है वो पहला म्यूज़ियम कह सकते हैं हम, जो उसमें क्या है सारी चीज़ें इंडिया से ले जाई हुई है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें जो है इंडिया की है, वहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो क्या है एक मतलब दूसरे देश से गई हुई है। लेकिन हमारे भारत में जो ये म्यूज़ियम है यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो भारत की मूल चीज़ें हैं, और विदेशी चीज़ें जो है सिर्फ 5000 या इस तरह से कुछ ज़्यादा नहीं है। ये 5000 जो वर्ष है उससे अधिक की नहीं है, और कुछ कम ही रखी गई है, इतनी ज़्यादा नहीं रखी गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं, जब इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो किसने रखी है, जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी आधारशिला, ठीक है। और इसका जो हम कहेंगे एक तो होती है आधारशिला रखना कि भाई इस काम स्टार्ट हो गया था 1995 में, ठीक है, 1955 में काम शुरू हो गया, लेकिन बन के तैयार कब तक हुआ, ये बाद में हुआ। इसका जो उद्घाटन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा नेशनल म्यूजियम के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो यहाँ पे आपको उसी के बारे में और चीज़ें बतानी है बस। नेशनल म्यूजियम में मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है कि भाई कब बना था, कैसे बना था, कितनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। बाकी वो आप नेट पे सर्च मारेंगे तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ से मिल जाएगा। कोई से म्यूज़ियम के बारे में आप थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, इस तरह से आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना ही पड़ेगा इसमें। बाकी इसके जो परिचय वगैरह है उसमें आपने यही बता देना है कि अभी दिल्ली में स्थित है, सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, राष्ट्रीय म्यूज़ियम बोला जाता है इसको, नेशनल म्यूज़ियम है भाई, ये सारी चीज़ें लिखनी है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के स्तूप के बारे में बताना है, जिसमें हमें स्तूप के मुख्य लक्षण वगैरह के बारे में।
तो इसमें हम जो स्तूप बनने की चीज़ें हैं हमारी, तो स्तूप क्या है, एक मंदिर नहीं होता कोई, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मंदिर नहीं है, ये एक अलग तरह की आकृति है, एक अलग तरह का, जिस तरह मकबरा अलग है उसी तरह से स्तूप भी अलग ही है। तो ये चीज़ें जो है महात्मा बुद्ध के निर्माण के जो उन्होंने निर्माण प्राप्त किया था, उन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा जो मिली थी उन्हें अपने, उसके बाद ये सारी स्तूप वगैरह बनना उसके बाद शुरू हुआ, उससे पहले स्तूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं स्तूप, हमारे भारत में और अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में हमें स्तूप मिले हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा निर्माण वगैरह किया है वो सम्राट अशोक ने ही किया है। लगभग 8400 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। भारत के प्रसिद्ध स्तूप कौन से, सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में भाई सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप या सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, सांची का है और अमरावती का है। जो स्तूप शब्द का प्रयोग है ये कहाँ से मिलता है हमें, स्तूप कला के लिए चैत्य शब्द का प्रयोग साहित्य से मिलता है। चैत्य शब्द चयन धातु शब्द चित तथा चिता, यहाँ पे चिता होगा, चिता से संबंधित है। चिता की राख को एक पात्र में रखकर स्मारक बनाया जाता है जिसे स्तूप कहते हैं। जैसे होता है कि मकबरा वगैरह बनाना, उसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ रखी गई है। ठीक है, कि भाई वहाँ पे जो चिता है एक, मतलब उस पर तो हम स्तूप बना रहे हैं, उनके मरने के बाद उन्हीं की याद में तो हम स्तूप बना रहे हैं, तो वही हमें चीज़ें बता दी गई भाई सबसे फेमस कौन सा स्तूप है। और अशोक ने जो है सबसे ज़्यादा स्तूप बनाए हैं। भारत और अफगानिस्तान में हमें सबसे ज़्यादा स्तूप मिले हैं। और ये जो स्तूप का शब्द कहाँ से आया है, स्तूप जो है कौन सी धर्म से हमारे रिलेट करते हैं, बौद्ध धर्म से हमारे रिलेटेड है। स्तूप कला का संबंध बौद्ध मत को प्रकट करता है, जैसे कि हमने देख लिया। इसका निर्माण जो है ईंट पत्थरों और मिट्टी के ढेरों वगैरह से ही किया जाता है, ये हमें पता ही है भाई। स्तूप जो है कैसा आकार होता है इसका, स्तूप का आकार उल्टा रखी कटोरी की तरह होता है। इसका मुख्य अंग अंडाकार होता है। स्तूप का सही आकार निर्धारित किया जा गया। स्तूप कला के वेदिका के चारों तरफ 4 तोरण द्वार हैं। ये देखिए, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा। इस तरह आपको लिख के थोड़ी चीज़ें कम समझ में आती है, लेकिन जैसे ही आपके सामने इमेज आएगी आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, ये स्तूप है जो हमारा। अब स्तूप में आपको यहाँ पे कलर्ड पिक्चर लगाई गई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, इसके ना इसी तरह से 4 द्वार हैं, 1 2 3 और पीछे में एक, फोर्थ साइड में पीछे में 4 द्वार होते हैं। इसको क्या कहेंगे हम भाई, 4 द्वार हैं इसके। यहाँ पे जो यहाँ पे तोरण द्वार दे रखा था ना, ये तोरण द्वार इसके ये हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। ये जो है हमारी कलरफुल इमेज है और यहाँ पे आपको पूरी तरह से अच्छे से दिखेगा। तो हमारे जो होते हैं यहाँ पे 4 तोरण द्वार होते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप अब का देखें, ऊपर से ली हुई फोटो का देखें, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता चल रहा है। 1 2 मतलब चारों दिशाएं जो है हमारी, उस हिसाब से यहाँ पे 4 तोरण द्वार हैं। चारों से आप अंदर बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और बीच में आपका स्तूप बना होता है यहाँ पे। ठीक है, और स्तूप का शेप भी कैसा है, अंडाकार आकार का है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह से रखा हुआ है कि कोई बिल्कुल ऐसे कटोरी को जैसे उल्टा किया गया हो, इस तरह की शेप का होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हमारे अंड। ठीक है, और जो हमारे ये गेट हैं इसके स्तूप के, इसको हमने पहले बता दिया भाई तोरण द्वार कहेंगे। ऊपर जो छोटी छोटी सी छतरी लगी है इसको क्या कहेंगे, छत्र। ठीक है, छत्र है जो हमारी छतरी के आकार की होती है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा बना के। जो हमारे यहाँ पे छोटी सी आपको बाउंड्री दिख रही है इसको बोलेंगे यष्टि। यहाँ पे नीचे आ गया हमारा अंड। इसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे सोपान। सोपान मीन्स होते हैं एक तरह से सीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ जैसे आपको दिख रही है ऊपर नीचे जाने के लिए, इनको कहेंगे सोपान। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, सोपान यानी स्टेयर्स हमारी SS। ठीक है, स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स जो है ऊपर नीचे जाने के काम आएंगी भाई। यहाँ पे भी वेदिका जो होती है, इस डिज़ाइन को बोला गया है यहाँ पे वेदिका। ठीक है, तो आपको ये मेन इसके पार्ट पता चल चुके होंगे। यहाँ पे जो ये कलरफुल पिक्चर है, यहाँ पे हमने आपको अच्छी तरह से नाम के साथ बताइए। ये इसका अप से ऊपर से लिया गया अच्छी तरह से आपको, ताकि समझ में आ जाए। आप तोरण द्वार जो है इसका अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिखेगा इसका तोरण द्वार का डिज़ाइन कैसा होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसमें भी जो है आप देखेंगे कि तोरण द्वार में भी बहुत अच्छी अच्छी कलाकृति वगैरह की गई है। तो इस तरह से इनका स्तूप का एक तरह से यही विशेषता होती है बनाने की। तो आपको पता चल गया है। ये क्वेश्चन भी इसके साथ आपका खत्म होता है। अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि नागर शैली और आपकी द्रविड़ शैली हर एग्जाम में दिखेगा आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। तो मंदिर के भाई इसमें उसमें क्या बोला था, एक साथ पूछ लिया गया था, इसमें अलग अलग करके पूछ लिया है। तो नागर शैली के बारे में सबसे पहले आपको बताना है, उसी तरह से
और नीचे यहाँ पे द्रविड़ शैली के बारे में बताना है। अगर आप जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया ना, उसने यहाँ पे 2 मार्क्स, मतलब उसके 30 नंबर तो ऐसे ही आ गए। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 30 नंबर उसके ऐसे ही पक्के हैं। उसके बाद यही क्वेश्चन है जो मैंने कल बता दिए थे आपको। अगर आपको देखना हो तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। इसमें बताया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, हुमायूं के मकबरे के बारे में, ठीक है, कि उसकी शैली कैसी रही। हुमायूं का मकबरा देखें या ताजमहल देखें तो उनकी शैली कैसी रही उसके टाइम पे। जैसे मैंने बताया ना कि वो लोग भी आए थे और उनकी अपनी अलग शैली थी, तो उनकी कौन सी शैली थी, हिंद और ईरानी शैली। उन्होंने वास्तुकला की इस तरह की शैली अपनाई थी, क्योंकि हिंद तो हमारी थी और ईरान से वो आए थे, तो उन्होंने अपनी मिक्स शैली अपनाई थी यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी मिक्स शैली जो अपनाई हिंद ईरानी, तो उसके बारे में हमें अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि शैली के बारे में बताना है, लेकिन शैली के माध्यम से आपको इनका चित्रण करना है, इनके बारे में बताना है आपको। तो आप जानते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में थोड़ी चीज़ें। जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे को भी आप अच्छे से तैयार कर लें, ये 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखा गया है, ठीक है। या तो शॉर्ट नोट में दिख जाएगा, इस तरह आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा और ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना इस तरह की, तो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है, हेरिटेज एंड टूरिज्म। तो टूरिज्म के बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और आप 1 से 2 घंटे पहले या उस दिन सुबह भी आप जाके पढ़ लेंगे, तो आपको बाद में उसके बारे में 10 चीज़ें पढ़ेंगे, 5 याद ज़रूर रहेंगी, और 5 को बना के आप चीज़ें लिख सकते हैं आराम से। 7-8 पन्ने हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए इसकी। तो ये क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हमारे दिल्ली में स्थित है। इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी हमीदा बानो बेगम और मुख्य संरक्षक जो थे उन्होंने बनाया था, इम्प्रेस पेगा बेगम, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और कब बनाया गया, हमारा 1969 से लेके 70 के बीच में बनवाया गया था। तो पहली पत्नी जो हमीदा है उन्होंने की मतलब बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि भाई बनाए इस तरह से। और उसके बाद ये जब जाहिर सी बात है, अगर पिता की मृत्यु हुई है उसके बाद में ऐसा कुछ मकबरा वगैरह बनाने का काम है, तो किसका काम है, वो हुमायूं के बेटे का ही काम होगा, यानी हुमायूं का बेटा यानी अकबर का। अकबर के कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है। फिर उसने क्या किया, फारसी सी जो वहाँ से फारसी जो वास्तुकार था, हमारा कलाकार जो वास्तुकार या कह लीजिए आप जो डिज़ाइन तैयार करता है, उसको बुलाया गया और उसने क्या है पूरा एक डिज़ाइन तैयार किया हुमायूं के मकबरे का। और ये सारी फिर उसने बनाना शुरू किया। जो हुमायूं का मकबरा है एक पहला ऐसा मकबरा है जो उद्यान वाला था, उसके आसपास बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब ये कहिए कि आप पेड़ पौधे वगैरह बहुत हरियाली रखी गई है, इस तरह से बहुत अच्छा पहला ऐसा मकबरा था जो इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। तो उद्यान मकबरा वही है कि हरा भरा, इस तरह से लिख सकते हैं आप, अगर उद्यान आपको याद ना भी रहे तो। हरा भरा या फिर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों से लगा हुआ, इस तरह का मकबरा था। यह लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करने वाली पहली संरचना थी। तो पहली संरचना है जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। उसके बाद आप जानते हैं लाल किला पे उपयोग किया गया, आगरा का जो किला है उस पर भी उपयोग किया गया लाल बलुआ पत्थर का। तो लेकिन पहली संरचना कौन सी है, हमारे हुमायूं का मकबरा। 1993 में मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का छात्रावास भी कहा जाता है, 1 या 2 नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। इसमें देखिए हुआ क्या है ना, एक्चुअली जो हुमायूं का मकबरा है ना, वो ना उसी मकबरे के पास में ना जो उनके बहुत ज़्यादा एक सूफी थे, उनका भी मकबरा बनाया गया। तो इस वजह से ना हुमायूं का मकबरा जो है उनके मकबरे के साथ में बनाया गया है। तो अब एक जाहिर सी बात है भाई, एक तो इस सूफी का मकबरा है एक साइड में, ठीक है, वहीं पे भाई किसी एक राजा का, किसी शासक का भी मकबरा है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जो अमीर वर्ग थे ना, तो उन्होंने भी जाहिर इच्छा यही की अपने बेटों से कि जब हमारा मकबरा बनाओगे ना तुम, तो वहीं पे बनवाना, इसी तरह पास पास में बनाना। तो इस वजह से क्या हुआ, हुमायूं का मकबरा वैसे ही बहुत अच्छा बना था, बहुत बड़ा बना था। जो सूफी संत थे उनके मकबरे के पास में बना था। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे मकबरे, जो बहुत अमीर लोग थे उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई और यहाँ पे इस तरह से मकबरे बनते गए। तो करीब आपको 100 लोगों के मकबरे और दिखेंगे, ठीक है। यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। तो वो जो बात यहाँ पे पूरी प्योर हिंदी में लिखी हुई थी ना, उद्यान मकबरा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है भी, बागों वाला पहला मकबरा है जिसमें इतने अच्छे से बाग वगैरह बनाए गए, इतने अच्छे से सजाया गया है इसे। फारसी द्वारा निर्मित इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षक में से एक की ओर सैर करने के लिए मंत्रमुग्ध कर देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदरता वगैरह है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इससे क्या है, भारत के लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, पर्यटक बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, सैर सपाटा करते हैं, यहाँ पे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें लिखनी है।
हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 4.5 मीटर लंबा, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन आप मतलब बता दिया गया है यहाँ पे कितनी ऊंचाई है उसकी, इस तरह से यहाँ पे बता दिया है। और आप सीढ़ियों के द्वारा उसके जा सकते हैं, आराम से देख सकते हैं सारा नज़ारा। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे टाइमिंग भी बता दी, 8 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। कितने पैसे लगे, 1.5 मिलियन रुपए का लगभग इतना खर्च आया। तो इस तरह से आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में बताना है। अगर आप इस तरह और बता सकते हैं या फिर और मतलब कुछ एक इमेज बना सकते हैं वहाँ पे कुछ मकबरे की इस तरह की, तो आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपको इसमें यही बताना था कि भाई हुमायूं के मकबरे का या ताजमहल का बता सकते थे कि मतलब उनके प्रेफरेंस दे के आपको शैली के बारे में बताना था। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा गया था, तो आपने इसके साथ क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें बताना है लुटियंस की दिल्ली के औपनिवेशिक वास्तु कला की पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इसमें जो है आपको अभी अच्छी तरह समझ में आएगा। आप सोचेंगे लुटियंस है कौन से, अब कौन से आ गए भाई जिन्होंने नया हम पे शासन वगैरह कर लिया। तो ये कोई नहीं है, ये एक्चुअली जो हमारे अंग्रेज थे उन्हीं में से एक हमारे, जैसे हमने डिज़ाइनर बोला अभी वास्तुकार बोला था, तो वही डिज़ाइनर जो थे एक बहुत बड़े डिज़ाइनर आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे भाई, जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों का शासन है तो ब्रिटिश से ही आएंगे। ठीक है, लंदन वगैरह से, वहीं से बाहर से आए थे। तो उनको बुलाया गया जब कलकत्ता से राजधानी यहाँ पे शिफ्ट की थी अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने क्या किया, कलकत्ता में थी सबसे पहले राजधानी, जब उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट की यहाँ से यहाँ तक सॉरी माफ़ी चाहूँगी। तो उन्होंने जब शिफ्ट की राजधानी, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि भाई दिल्ली तो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, इस तरह से बना के गए हैं ये लोग तो बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले भाई मुगलों का शासन था, उन्हें पसंद नहीं आया होगा थोड़ा। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें तो अब बुलाना पड़ेगा, वहाँ से बाहर से बुलाओ डिज़ाइनर वगैरह को, थोड़ा यहाँ पे काम वगैरह शुरू कराओ। तो उसके बाद जो है 2 डिज़ाइनर्स को बुलाया गया था बाहर से दिल्ली का पुनर्निवास करने के लिए। तो वो 2 जो हमारे डिज़ाइनर थे उनका नाम क्या था वो देखते हैं हम। पहले थे हमारे जो है लुटियंस बोल लीजिए या लेटियस बोल लीजिए, इनका नाम जो है ना अलग अलग है बहुत ज़्यादा हर जगह पे। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में भी जो है यहाँ पे लुटियन बोला गया। ठीक है, तो आप लुटियन ही लिखिएगा इसको। ठीक है, तो लुटियन को बुलाया गया था। पहले तो हमारे आर्किटेक्चर ये हो गए जो थे, और दूसरे हमारे हो गए यहाँ पे उनके साथ में आए थे हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये 2 जो लोग थे इनको काम सौंपा गया था कि आप आइए और यहाँ पे दिल्ली का थोड़ा सा अच्छे से करिए। जो इसमें हमारे सेकंड वाले ये तो इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जो पहले हैं हमारे लुटियस, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ये इसलिए भी फेमस हुए क्योंकि इनकी बहुत सारी कलाकृति वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वो वहाँ पे भी बना चुके थे। और इनकी एक विशेष शैली, मतलब अभी जैसे इनकी शैलियों के बारे में तो पूछा है, यहाँ पे वास्तुकला के बारे में तो पूछा है। तो वास्तुकला की इनकी ये भी है कि इन्होंने यहाँ पे आके डायरेक्ट अपनी शैली यानी यूरोपीय शैली ही नहीं थोपी थी, इन्होंने यहाँ पे आए और जो अपनी ब्रिटिश शैली थी उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय शैली को भी अपनाया था। ठीक है, नई दिल्ली में इस इलाके में उनका महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इसे लुटियंस दिल्ली कहा जाने लगा। तो उनको बहुत ज़्यादा उनका योगदान वगैरह रहा, इसलिए जो क्षेत्र है उसे लुटियंस दिल्ली कहा जाने लगा। तो आप सोचेंगे लुटियंस दिल्ली है कौन सी पर, जहाँ पे भी आपके राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन हो गया हमारा, संसद भवन हो गया, इंडिया गेट है हमारा, जो भी मतलब आप देखते हैं ना थोड़ा सा अच्छा इलाका, ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं की देन है। ठीक है, कम से कम 1000 बंगले जो हैं आजकल, ये 1000 बंगले कौन से काम आ रहे हैं, कहीं कोई मंत्री को काम के लिए दे दिया, कहीं कोई IAS ऑफिसर रह रहा है, इस तरह से इन सारी चीज़ों में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में काम आ रहे हैं, उनकी आज करोड़ों में कीमत है। इतने अच्छे बंगले हैं, बहुत अच्छी जगह पर बनाए गए। तो जो दिल्ली आप देखेंगे थोड़ा नई दिल्ली का इलाका जहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो वो इलाका आप मतलब देखेंगे थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा, बहुत नया सा बना हुआ, CP कॉनॉट प्लेस। ठीक है, जो दिल्ली का होगा तो ज़रूर जानता होगा, 1 से 2 बार ज़रूर गया होगा। ठीक है, तो CP का इलाका देख लीजिए आप। ये सारी चीज़ें क्या है, लुटियंस ने ही बनाई है। ठीक है, तो इसीलिए उसको ये सारे इलाके को क्या कहा गया था, हमारी लुटियंस की दिल्ली कहा गया था। तो उसने क्या किया, ये यूरोपीय कला के साथ साथ उसने भारतीय कला भी मिश्रित की। तो जो उसकी विशेषता पूछा गया ना, तो विशेषता में आप यही लिखेंगे कि लुटियंस की इमारतों में यूरोपीय वास्तुकला के साथ भारतीय वास्तुकला का भी मिश्रण दिखाई देता है। उसने डायरेक्ट अपनी कला जो थी वही ना थोप के थोड़ा सा ब्रिटिश वगैरह का, थोड़ा सा हमारे भारत का, और भारत में भी सिर्फ इंडियन की नहीं देखी, ये भी देखा कि भाई मुगल ने कैसी बनाई, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें वहाँ से लगी तो उन्होंने उस शैली से ले ली, इस तरह से उसने बनाई थी। इसका हमें सबूत कैसे दिखता है, क्योंकि जो आपने राष्ट्रपति भवन देखा होगा उसमें जो है इस तरह से गुंबद वगैरह बना हुआ है। ठीक है, तो गुंबद बना हुआ है, तो गुंबद तो उनका तो डिज़ाइन था ही नहीं भाई, वो तो क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो तो इस तरह से क्रॉस वगैरह का या इस तरह की चीज़ें इस तरह से बनाते हैं वो लोग, इस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ करके। लेकिन वहाँ पे गुंबद का डिज़ाइन उसने बनाया। तो गुंबद का डिज़ाइन कहाँ से लिया है भाई, हम कह सकते हैं उसने बौद्ध स्तूप वगैरह से, उनकी संस्कृति से लिया है।
और इनकी जो वास्तुकला थी, पहली तो विशेषता ये हो गई भाई इन्होंने भारतीय की भी ली थी, दूसरी हो गई इन्होंने पश्चिमी कला को एक नया स्वरूप दिया था, तीसरा हम कह सकते हैं इन्होंने भाई गुंबद वगैरह जो है बहुत संस्कृति से लिया, और चौथा हम कहेंगे कि भाई इनकी जो वास्तुकला है इसमें एक चीज़ ये है कि ये बहुत अच्छे से बनाते थे, और जो सड़क वगैरह जो बनाई है, सड़क के बीच में यहाँ पे जो हम आजकल पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन भी उन्हीं का दिया हुआ है। पहले ये काम वही लोग करते थे कि भाई इस तरह से सड़कें बना दी और बीच में थोड़ा सा हमारे पेड़ पौधे वगैरह लगा लिए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, तो इस तरह की चीज़ें भी उनकी दी हुई है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा ल्यूटियंस वाला। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने को है ही नहीं, आपको ये सारी चीज़ों का प्रेफरेंस देना पड़ेगा और थोड़ा सा बताना पड़ेगा भाई कि अंग्रेज़ों ने वहाँ से वहाँ राजधानी शिफ्ट की थी, तो इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा बता के तब स्टार्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पर्यटन के संचालन में विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको देखिए पर्यटन के बारे में बताना है, जैसे मैंने कल ही बताया था, हेरिटेज और टूरिज्म दो ही चीज़ आनी है। हेरिटेज के बारे में अभी तक इतने क्वेश्चन आ गए, अब टूरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें टूरिज्म का ही पूछा गया है कि भाई उसके विभिन्न तरीके वगैरह, उसको कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए जाते हैं, वही सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई पर्यटन होता ही क्या है। तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है भाई जहाँ पे भी आप मनोरंजन के लिए जाते हैं, अपना आनंद उठाने के लिए जाते हैं, इस सारी चीज़ों से जाते हैं। आप कहीं पे भी टूर वगैरह करेंगे तो क्यों करेंगे भाई, खुशी पाने के लिए तो करेंगे, अपने मनोरंजन के लिए करेंगे, थोड़ा फुर्सत से जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। और ये जो होता है हमारा पर्यटन, ये भी दो तरह से होगा। एक तो होगा घरेलू, भाई आप अपने दिल्ली से गांव जा रहे हैं तो वो आपका भाई घरेलू है। अंतर्राष्ट्रीय, भाई बड़े बड़े लोग जाते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये क्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है। तो इस तरह से दो जगह हम लोग जाते हैं। इसमें भी जो हम पर्यटन का वर्गीकरण और कैसे कर सकते हैं, मतलब ये तो है, अब इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कुछ विशेष चीज़ों के लिए हम जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मनोरंजनात्मक पर्यटन होता है, मनोरंजन के लिए अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, हम तो ऐसे तो जा नहीं रहे कोई काम से। एक होता है हमारे सांस्कृतिक पर्यटन, अगर हम किसी पूजा पाठ को अटेंड करने, आप मान लें अपने गाँव जा रहे हैं, ठीक है, किसी पूजा पाठ के लिए, आप हरिद्वार जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसकी होगी, सांस्कृतिक पर्यटन की, क्योंकि आप अपनी संस्कृति को जानने के लिए पूजा पाठ के उससे जा रहे हैं। उसके आ जाता है हमारे खेल पर्यटन, अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पे भी कोई खेल का आयोजन वगैरह हो रहा है तो आप उसके लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, भाई मैं तो खेल के लिए आया था, खेल पर्यटन के लिए हो गया मेरा, ठीक है। स्वास्थ्य पर्यटन भी होता है, भाई स्वास्थ्य के लिए कोई मान लीजिए कोई गांव से आया है, यहाँ पे इतने एम्स वगैरह सफदरजंग वगैरह में दिखाने के लिए आया है, मतलब आया वो अपनी परेशानी से, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उसने भाई आया तो है, ये उसका पर्यटन तो हुआ ही, एक जगह से दूसरी जगह आना। तो इस तरह से ये हमारा स्वास्थ्य पर्यटन भी होता है। स्वास्थ्य पर्यटन में आप जानते होंगे कि इंडिया में जो है सर्जरी वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत सस्ते प्राइस पे हो जाती है, तो इसलिए बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया में भी आते हैं सर्जरी कराने, तो उनका भी एक तरह से पर्यटन तो हो ही गया, इसी बहाने सर्जरी के उन्होंने पर्यटन कर लिया, थोड़ा सा इंडिया घूम लिया। उसके बाद आ जाता है सभा पर्यटन। सभा पर्यटन क्या है, वही है कि अगर आप किसी सभा के लिए, इंपॉर्टेंट कार्य वगैरह के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और प्रोत्साहन पर्यटन, कुछ कुछ लोग होते हैं जो पर्यटन को ही प्रोत्साहन देने के लिए इधर उधर मीटिंग करते हैं, तो ये सारे उनके हो गए प्रोत्साहन पर्यटन। तो ये आपने एक्सप्लेन करके इसी तरह से लिखने हैं, इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें यही पूछा गया है कि पर्यटन के संचालन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए, कि पर्यटन हम कैसे कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका एक क्वेश्चन पर्यटन से इस तरह से आता है, अगर यहाँ पे लाभ भी पूछ लेता है तो आप ये भी अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, भाई लाभ क्या होंगे पर्यटन से। अगर कहीं पे पर्यटन होगा तो वहाँ पे बेरोजगारी कम होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, जाहिर सी बात है, ठीक है, बेरोजगारी कम होगी, वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा उनका आर्थिक स्तर अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई आर्थिक स्तर तो अच्छा ही होगा। तीसरा आप उसमें पॉइंट लिख सकते हैं, बहु संस्कृति का निर्माण होगा। जिस जगह पे भी इस तरह से पर्यटन वगैरह होगा वहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग आएंगे तो बहु सांस्कृतिक चीज़ों का निर्माण होगा, तो ये भी हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। ये तो इसके लाभ हो गए। अगर मान लीजिए आपसे पर्यटन की कोई नुकसान वगैरह पूछ लेता है, तो नुकसान सबसे बड़ा क्या है, पर्यावरण को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ से मान लीजिए आजकल आपने सुनी होगी या न्यूज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन इस टाइम पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी जगह पे यूके में बहुत ज़्यादा लोग इस बार गए हैं, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे गए हैं तो कुछ ही टाइम पे, 1-2 साल में ही आप देख लीजिए, कोविड के बाद ही जब वहाँ पे केदारनाथ वगैरह लोग गए हैं तो वहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट हो गया है। तो इसमें भी क्या है, एक पर्यावरण पे ही तो सबसे बड़ा नुकसान पड़ रहा है, कि जहाँ से भी आप जैसे शिमला वगैरह भी कोई जाते हैं ना, तो शिमला के अगर आप कभी भी बैक साइड में देखेंगे ना, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ बन चुका है वहाँ पे कुछ ही टाइम में, वो भी। तो ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे पर्यावरण को ही होता है पर्यटन से, ठीक है। तो आप इस तरह लाभ भी लिख सकते हैं, हानि भी लिख सकते हैं, टाइप मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगर इस तरह से घुमा के आपसे पर्यटन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इसमें कवर कर सकते हैं।
अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको पूरी तरह से बना के लिखनी है चीज़ें कि जामा मस्जिद या फिर कुतुब मीनार वगैरह जो है इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि हल्का हल्का सा आप पढ़ के जाइए, ये थोड़े थोड़े से ही है और 1-2 पेज में वहाँ पे आराम से हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ही हमें लिखनी होती है। तुगलकाबाद का जो किला है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको लिखनी है कि भाई तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया, ये और वहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे चलती थी और राजा रहता था उस टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत। आप इसमें ये सब चीज़ें लिख सकते हैं भाई दिल्ली सल्तनत का जब टाइम था उस समय जो हमारा तुगलक वंश था उस समय गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसको बनवाया गया था, दिल्ली में स्थित है। और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं भाई। महरौली रोड के पास में दिल्ली में ही स्थित है। 25 किलोमीटर दूर जो है हमारा जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली का उससे दूर है। ये सारी चीज़ें बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखनी है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए फेमस है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए और थोड़ा बहुत आप बना के आराम से लिख लेंगे क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, आपको पता होगा इतना सब कुछ। फतेहपुर सीकरी के बारे में भी आप थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के जाइएगा और इसमें मतलब आपको पता चल जाएगा भी फतेहपुर सीकरी कहाँ पर स्थित है, कैसे इसको बनवाया गया था, किस किसने कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा, ये सारी चीज़ें मेनली लिखनी होती है। उसके बाद हमारा इंडिया गेट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया गया है। जैसे लुटियंस ने बनवाया था, लुटियंस आया था और वही वाली चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप पढ़ेंगे ना एक चीज़ के बारे में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लुटियंस ने बनाया था, कब बनवाया था, किस लिए बनवाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और उसके बाद में आप आज की स्थिति भी बता सकते हैं। वहाँ पे भाई आज भी जो लोग हैं वो जाते हैं, मतलब आपको शुरुआत ऐसे परिचय से करनी है कि परिचय दे के पहले से शुरू करना है कि कब बनवाया, किसने बनवाया। आते आते धीरे धीरे आपको फिर आज की स्थिति में वर्तमान में ख़त्म करना है कि वर्तमान में भाई ये पर्यटन का बहुत अच्छा साधन वगैरह बन चुका है, बहुत पैसा वगैरह आता है यहाँ से और लोग जाते हैं बहुत अच्छे से घूमते फिरते हैं। इस तरह से आप समाप्त कीजिएगा। अगर कुछ भी चीज़ इस तरह की लिखेंगे तो आप उस टाइम पे बनाने के टाइम पे आप इस तरह से शुरुआत कीजिएगा। ये नहीं कि आज की स्थिति को पहले बता दिया और जो बना रहा है वो सब लास्ट में किया, तो ये लिखने का सही तरीका नहीं है। इसी के साथ हमारी जो वीडियो खत्म होती है। सब्सक्राइब करें, एकलव्य स्नातक को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी रह गई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।